नए संसद भवन में कार्यवाही के पहले ही दिन महिलाओं को 33% आरक्षण देने से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन में लोकसभा की पहली बैठक में दी। इस दौरान जब पीएम मोदी ने ये कहा कि महिलाओं को अधिकार देने जैसे पवित्र काम के लिए ईश्वर ने शायद उन्हें ही चुना है, तो पूरा सदन तालियों से गूंजने लगा। शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। इसके बाद पीएम मोदी ने जानकारी दी कि कल कैबिनेट में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं और अब जरूरत है कि नीति निर्धारण में भी उनकी भूमिका हो, इसलिए सरकार संविधान संशोधन बिल पेश कर रही है। आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में उस कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की माताओं को, बहनों को और बेटियों को भरोसा दिया कि सरकार इस बिल को कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने महिला आरक्षण बिल आज ही लोकसभा में पेश करने की जानकारी दी। इस दौरान पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल का नाम भी संसद और देश के सामने रखा। का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। इससे पहले पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल से जुड़ा इतिहास बताकर कांग्रेस के उन दावों की हवा निकालने की कोशिश की जिसमें वो इस बिल को अपनी सरकार की पहल का नतीजा बताती रही है। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। इस दौरान पीएम मोदी ने पक्ष विपक्ष के सांसदों से अनुरोध किया कि वो सर्वसम्मति से इस बिल को पास करवाने में मदद करें। प्रधानमंत्री के भाषण के ठीक बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने नए संसद भवन में लोकसभा की पहली बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उनकी गृह मंत्री अमित शाह से तीखी बहस भी हुई। अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार में पेश किया गया महिला आरक्षण से जुड़ा बिल अभी भी जीवित है और सरकार को उसे पारित कराना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। हालांकि अधीर रंजन के दावों को गृह मंत्री अमित शाह ने गलत बताया और दावा किया कि लोकसभा का कार्यकाल खत्म होते ही लंबित बिल अपने आप लैप्स हो जाता है। वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बिल को लोकसभा ने भी कभी पारित किया था राजीव गांधी जी के समय में, कभी नहीं हुआ है। अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर से मांग की कि बयान के इस हिस्से को या तो सदन की कार्यवाही से निकाला जाए या अधीर रंजन चौधरी इससे जुड़े दस्तावेज सदन में पेश करें। इसके बाद सरकार ने कई सालों से लंबित महिला आरक्षण बिल को सदन के पटल पर रखा। इस बिल को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कल ही मंजूरी दे दी गई थी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये बिल लोकसभा में पेश किया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले
the Constitution 128th Amendment Bill 2023 यानी नारी सत्तन बंधन अधिनियम 2023 को सदन में पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। कानून मंत्री के बिल पेश करते ही लोकसभा में भारी हंगामा होने लगा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये बिल तो सदन की कार्यसूची में ही नहीं था और इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हालांकि सरकार ने तर्क दिया कि बिल सप्लीमेंट्री बिजनेस में है। इस बीच लोकसभा स्पीकर ने ये कहकर विपक्षी सांसदों को शांत करने की कोशिश की कि नई तकनीक का सहारा लेते हुए बिल अपलोड कर दिया गया है। बिल को अपलोड कर दिया गया है। नई टेक्नोलॉजी है संसद की और नई टेक्नोलॉजी में आप इसमें देख लें। लोकसभा स्पीकर के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी बताया कि महिला आरक्षण बिल को सदन के सप्लीमेंट्री बिजनेस में शामिल किया गया है और अपलोड भी कर दिया गया है। उन्होंने विपक्ष से इस बिल को देखने की अपील की। हालांकि इसके बाद भी विपक्षी सांसदों का हंगामा नहीं थमा। जब कानून मंत्री ने बिल के बारे में जानकारी देनी शुरू की तब भी विपक्षी बेंचों से शोर शराबा होता रहा। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने एक बार फिर विपक्ष से अपलोड डॉक्यूमेंट देखने की अपील की। विपक्ष का हंगामा तब भी नहीं रुका तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी सांसदों से अपनी स्क्रीन पर बिल देखने की अपील की। ये मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है तो आप सबकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप एक मिनट देख लो। हंगामा कुछ थमा तो कानून मंत्री ने बिल के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संविधान में क्या-क्या संशोधन किए जाएंगे। इस बीच उन्होंने आंकड़ों के जरिए भी समझाने की कोशिश की कि ये बिल कितना क्रांतिकारी है। अभी जैसे 543 हमारी लोकसभा की सीट है, जैसे ये बिल पास होगा, ये कानून बनेगा, उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है, वो 181 हो जाएगी इस कानून के पास होने के बाद। कितना क्रांतिकारी कदम हम उठा रहे हैं, आप इसके समर्थन में नहीं हो क्या? उन्होंने कहा कि ये बिल सबसे पहले सितंबर 1996 में देवेगौड़ा की सरकार में पेश किया गया था। इसके बाद अटल जी के 2 कार्यकाल में 2 बार बिल आया। बाद में कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार में इसे राज्यसभा में पेश किया गया, जहां से पारित होने के बाद ये लोकसभा की प्रॉपर्टी बन गया। अध्यक्ष जी, 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई 18 मई 2014 को ये बिल भी लैप्स हो गया और इन लोगों ने पारित नहीं किया। मेघवाल के इतना कहते ही बीजेपी सांसदों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर बिल पारित नहीं कराया। कानून मंत्री के बयान के बाद लोकसभा स्पीकर ने बिल पेश करने के लिए सदन की राय जानी और ध्वनि मत से मंजूरी मिलते ही बिल पेश करने की इजाजत दे दी। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। महिला आरक्षण बिल संसद से पारित होने के बाद लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण का रास्ता अब साफ हो जाएगा। महिला शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश किए गए इस बिल में लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं की 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। आरक्षण के बाद लोकसभा की 181 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। फिलहाल लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं। हालांकि आरक्षित सीट का निर्धारण नए परिसीमन के बाद होगा। ये परिसीमन विधेयक के पारित होने के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर किया जाएगा। फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जनगणना और परिसीमन लगभग असंभव है, यानी 2024 के चुनाव में महिला आरक्षण लागू होने की संभावना ना के बराबर है। 2029 के आम चुनाव या उससे पहले होने वाले कुछ विधानसभा चुनावों में आरक्षण संभव है। कानून मंत्री ने यह भी बताया कि परिसीमन के बाद आरक्षण की अवधि 15 साल तक होगी। हालांकि संसद के पास आरक्षण की अवधि और बढ़ाने का अधिकार होगा। इसके अलावा राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों में महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा पहुंचे। यहां भी अपने भाषण के दौरान उन्होंने विकसित भारत का लक्ष्य रखा और महिला आरक्षण बिल का जिक्र छेड़ा।
इससे पहले नए भवन में कार्यवाही के लिए राज्यसभा के सभापति पहली बार पहुंचे तो सदन में मौजूद सदस्यों का हाथ जोड़कर देर तक अभिवादन करते रहे। लेकिन सदन को पुराने ढर्रे पर आने का मौका तब मिल गया जब प्रधानमंत्री के भाषण के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे आए और दलित पिछड़ी जाति की महिलाओं को मौका नहीं दिए जाने का आरोप लगा दिया। सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक आदत है कि महिला बोले तो कमजोर महिला को दे देते हैं, जो सक्षम है, जो लड़ सकती है। इतना बोलते ही सत्ताधारी दल ने एतराज जताया, जिस पर खड़गे आपे से बाहर हो गए। खड़गे के इस तेवर के बाद तो सदन में हंगामा होना ही था। असल में महिला आरक्षण बिल पर श्रेय लेने के साथ ही कमजोर तबकों को इसमें ज्यादा हिस्सेदारी की मांग से सियासत शुरू हुई। आदिवासी समाज की द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने वाली बीजेपी को खड़गे का बयान चुभ गया और सभापति के दखल के बाद हंगामा थमा तो सफाई देने के चक्कर में खड़गे ने फिर पुरानी बात दोहरा डाली। कमजोर वर्गों के लोगों को हमेशा वो ऐसा टिकट देते हैं, वो मुंह नहीं खोलना। ऐसे में हंगामा और बढ़ा तो विवाद में केंद्रीय वित्त मंत्री भी कूद पड़ी, जिन्होंने हर पार्टी पर कमजोर वर्ग की महिलाओं को दबाने के खड़गे के दावे पर एतराज जताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इज एन एम्पावर्ड वुमन। Every MP of my party is an empowered woman. To make a sweeping statement, it might represent their party, although it had women presidents for their party. In spite of that, they can't have women who are empowered. हंगामे के दौरान उच्च सदन में पीएम मोदी की मौजूदगी में निर्मला के तेवर खासे तल्ख रहे। यही नहीं, महिला आरक्षण बिल की सुगबुगाहट के साथ ही इस पर क्रेडिट लेने की होड़ भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने याद दिलाया कि उनके कार्यकाल में महिला आरक्षण से जुड़ा बिल राज्यसभा में पेश किया गया था। इसलिए जब मोदी सरकार इस बिल पर आगे बढ़ी तो कांग्रेस ने इसे अपना बिल बताने में देर नहीं की। मैडम, महिला आरक्षण बिल आ रहा है संसद में, ऐसा कहा जा रहा है। आपकी मांग थी मैडम, महिला आरक्षण। सोनिया गांधी के बाद कांग्रेस के अन्य नेता भी महिला आरक्षण बिल का क्रेडिट अपनी पार्टी को देते दिखे। इस दौरान अधीर रंजन चौधरी ने इस बिल का श्रेय सोनिया गांधी को भी देने की कोशिश की। वुमेन रिजर्वेशन बिल, इसकी शुरुआत यूपीए सरकार ने और खास मैडम सोनिया गांधी जी ने की थी, इसकी पहल शुरू की थी। इतने सालों लग गए, लेकिन फिर भी अगर आए तो बेहतर तो जरूर हुए। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के दावों पर पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों में ही सहमति नहीं थी, इसलिए ये बिल संसद से पारित नहीं हो सका था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को दूसरे के कामों का क्रेडिट लेने की आदत है। डिस्क्रेडिटेड कांग्रेस की क्रेडिट लेने की आदत है। अब डिफाल्टर कांग्रेस अगर जो है वो अपने आप को जो है वो बहुत बड़ा 30 मार्खासों बनाना चाहती है तो उसको शुभकामनाएं। देखेंगे संसद में क्या उनका एटीट्यूड और अप्रोच होगा। वहीं बीजेपी की सहयोगी शिवसेना के शिंदे गुट ने कहा कि अहम ये नहीं है कि बिल कौन लाया, बल्कि किसने पास कराया, ये बात महत्वपूर्ण है। नहीं, वो तो अटल जी के जमाने से बिल को हमने समर्थन किया था और 96 में भी आया था। तो ये बिल किसने लाया किसने नहीं लाया वो बात अलग है। उसको पास करना सबसे बड़ी बात है और वो उनके कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी और आरजेडी ने भी बिल का समर्थन किया, लेकिन कोटे के अंदर कोटे की मांग भी की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आबादी के मुताबिक महिलाओं को 50% आरक्षण का सुझाव भी दिया और लगे हाथ ये भी मांग कर दी कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में से SC, ST और OBC वर्ग का कोटा भी तय किया जाए। महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है तो उसमें से SC, ST व OBC वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वहीं आरजेडी ने कहा कि कोटे के अंदर कोटा नहीं दिया गया तो सामाजिक न्याय की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपका आइडिया है कि प्रतिनिधित्व का विस्तार किया जाए, तो वो विस्तार तब तक संभव नहीं है जब तक इसके अंदर आप अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आप रास्ता नहीं खोलते हैं, कोटा विदिन कोटा नहीं करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर एक लंबी लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़नी पड़ेगी। उधर असदुद्दीन ओवैसी ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया।
AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। उन्होंने बिल में ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को कोटा न दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की। इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने नए संसद भवन में नमाज पढ़ने की जगह मांगी है। उन्होंने बिना नाम लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों ने हिंदू मुसलमानों में नफरत फैला रखी है। जब मुसलमानों के लिए बहरहाल नमाज का वक्त हो जाता है तो उनके लिए भी कोई जगह होनी चाहिए थी कि अपनी वो अल्लाह अल्लाह कर लेते। फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत ने महिला आरक्षण बिल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। कंगना रनौत ने कहा कि पीएम मोदी ने ये बिल लाकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। ये ऐतिहासिक दिन है सारे देश की महिलाओं के लिए, पूरे देश के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च कर दिया है। व्हाट्सएप चैनल के जरिए आम लोग पीएम मोदी के साथ सीधे जुड़ सकते हैं। बता दें कि व्हाट्सएप ने हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म पर नया चैनल फीचर जारी किया है, जो सेलिब्रिटीज और पॉपुलर लोगों को व्हाट्सएप चैनल बनाने की सुविधा देता है। संसद की कार्यवाही आज नए भवन में शिफ्ट हो गई। भारत ने तमाम ऐतिहासिक पलों के गवाह पुराने संसद भवन को अलविदा कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सभी सांसद नए सदन की तरफ बढ़ गए। हालांकि नए संसद भवन की तरफ बढ़ने से पहले प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों के साथ कुछ देर रुककर किसी का इंतजार करते दिखे और इसके बाद वो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और दूसरे सहयोगियों के साथ नए संसद भवन की तरफ पैदल बढ़ते दिखे। और जैसे ही प्रधानमंत्री संसद के तमाम सदस्यों के साथ नए भवन में प्रवेश करने लगे, माहौल भारत माता की जय के नारे से गूंज उठा। जाहिर है ये सांसदों के साथ ही पूरे देश के लिए एक भावुक पल था। इससे पहले पुराने संसद भवन की यादों को सहेजने, वहां के इतिहास से प्रेरणा लेने और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने का संकल्प लिया गया। इसके लिए संसद भवन में एक कार्यक्रम भी हुआ, जो पुराने संसद भवन को आखिरी विदाई देने जैसा था। इस कार्यक्रम के लिए जब सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री पहुंचे तो बेहद भावुक नजर आए और वहां बैठे सांसदों से मिलने उनके बीच पहुंच गए। इसके बाद ये कार्यक्रम करीब 2 घंटे चला, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 38 मिनट का भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने अपने सरकार के दौरान सदन में लिए गए जीएसटी और कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे जैसे बड़े ऐतिहासिक फैसलों का जिक्र किया। हमें सदन में आर्टिकल 370 से मुक्ति पाने का, अलगाववाद, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम। इस दौरान पीएम मोदी ने 3 तलाक विरोधी कानून के बहाने शाहबानो प्रकरण का जिक्र कर धीरे से कांग्रेस को भी छेड़ दिया। बहन बेटियों को न्याय की जो प्रतीक्षा थी, शाहबानो केस के कारण कुछ गाड़ी उल्टी पार्टी पर चढ़ गई थी। इसी सदन ने हमारी उस गलतियों को ठीक किया और 3 तलाक विरुद्ध कानून हम सब ने मिलकर के पारित किया। चूंकि नया भारत दुनिया की बड़ी ताकत बनने की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए नए संसद भवन में प्रवेश से पहले प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए तय किए गए नए लक्ष्यों को पाने का संकल्प लेते भी दिखे और उन्होंने एक बार फिर उस वादे को दोहराया जिसे वो लाल किले से लेकर दूसरे मौकों पर बताते रहे हैं। 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंचा है, लेकिन पहले 3 में पहुंचने के संकल्प के साथ बढ़ रहा है। इस संकल्प के बाद पीएम ने ऐसी बातों पर उनका मजाक उड़ाने वालों को नरम शब्दों में जवाब भी दे दिया। विश्व के गणमान्य लोगों से बातचीत करता हूं, उसके आधार पर मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं, हम में से कुछ लोगों की निराशा हो सकती है, लेकिन दुनिया आश्वस्त है कि भारत टॉप 3 में पहुंच के रहेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री विकसित भारत का संकल्प लेते दिखे। विकसित भारत का संकल्प दोहराना, फिर एक बार संकल्पबद्ध होना और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से
नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। इसके बाद नए संसद भवन में कामकाज के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा में पहला भाषण भी हुआ। इस दौरान उन्होंने सांसदों से कहा कि वो अपने आचरण, वाणी और संकल्पों से जो भी करे वो देश के लिए प्रेरणा का कारण बनना चाहिए और पुरानी कड़वाहट को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करनी चाहिए। आज जब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं तब हमें अतीत की हर कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ना है। भाषण के दौरान पीएम ने ये भी संकेत दे दिया कि फिलहाल मध्यावधि चुनाव की कोई संभावना नहीं है। अभी चुनाव तो दूर है और जितना समय हमारे पास बचा है इस पार्लियामेंट के, मैं पक्का मानता हूं कि यहां जो व्यवहार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहां बैठने के लिए व्यवहार करता है। प्रधानमंत्री के नए संसद भवन में दिए पहले भाषण में एकजुट होने का संदेश भी था और सांसदों के लिए नसीहत भी। इसीलिए उन्होंने सांसदों से सार्थक संवाद करने की अपील भी की और एकजुट होकर लोगों के कल्याण के लिए काम करने की सलाह दी। यहाँ हमारे विचार अलग हो सकते हैं, विमर्श अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे संकल्प एकजुट ही होते हैं, एकजुट ही रहते हैं और इसलिए हमें उसकी एकजुटता के लिए भी भरपूर प्रयास करता रहना चाहिए। इस दौरान पीएम मोदी ने दावा किया कि सरकार की योजनाओं से महिलाओं को बड़ा फायदा पहुंचा है। 10 लाख रुपए की लोन देने की योजना और उसका लाभ पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं ने उठाया। महिला एंटरप्रेन्योर का एक पूरा वातावरण देश में नजर आया। पीएम आवास योजना, पक्के घर, ये भी उसकी रजिस्ट्री ज्यादातर महिलाओं के नाम हुई। नए संसद भवन में प्रवेश से पहले पुराने भवन में कुछ कार्यक्रम हुए, जिसकी शुरुआत दोनों सदनों के सदस्यों के ग्रुप फोटो सेशन से हुई। इसके लिए विशेष सत्र के दूसरे दिन सुबह तय समय से पहले सांसदों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हुआ और यहाँ की यादों को सहेजने के लिए ग्रुप फोटोग्राफी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने सत्ता और विपक्ष के तमाम सांसद पहुँचते दिखे। शुभ दिन है, गणेश चतुर्दशी है। गणेश चतुर्दशी का पूजा हो करके चलेंगे, शुभ शुभ काम करेंगे। 93 साल पुराना संसद भवन म्यूजियम में बदले, उससे पहले ज्यादातर सांसद तय जगह पर जमा हुए, जहां वरिष्ठ नेताओं के बैठने की जगह तय थी। सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी, 2 नंबर 1 पंक्ति संख्या 1 में 61 सीटें हैं जिनमें नाम चिन्हित किए गए हैं। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर, केंद्रीय मंत्रियों और विपक्ष के बड़े नेताओं के बैठने की जगह तय थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीछे की लाइन में खड़े हो गए, जहां वो मोबाइल फोन पर कुछ देखते नजर आए। फोटोशूट शुरू होने से कुछ देर पहले बीजेपी के सांसद नरहरि अमीन अचानक बेहोश हो गए, जिन्हें वहां मौजूद लोग संभालते दिखे। हालांकि जल्द ही वो सामान्य हो गए और फोटो सेशन का हिस्सा बनने को तैयार दिखे। ग्रुप फोटो सेशन पुराने संसद भवन को विदाई देने के कार्यक्रम का ही हिस्सा था। इतिहास के पन्नों की यादगार तस्वीर में कैद होने के लिए सभी सांसद यहां दलगत भावना से ऊपर उठकर पहुंचे और इसके लिए हर सांसद अपने लिए बेहतर जगह तलाशते दिखे। इसी कोशिश में एक सांसद को राहुल गांधी के पास जगह बनाने की जद्दोजहद करते देखा गया और इसमें वो कामयाब भी रहे। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी भी संसद भवन पहुंच गए और जैसे ही प्रधानमंत्री ग्रुप फोटोग्राफी के लिए पहुंचे, वहां मौजूद सांसदों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री सहित तमाम बड़े नेताओं के बैठते ही पुराने संसद भवन की आखिरी यादगार तस्वीर कैमरे में कैद की जाने लगी, जिसमें प्रधानमंत्री के दाईं ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो बाईं ओर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और स्पीकर ओम बिरला दिखे। प्रधानमंत्री के ठीक पीछे की लाइन में कई महिला सांसद दिखी, तो उनके सामने कुछ सांसद जमीन पर भी बैठे दिखे। पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से बुलाने का प्रस्ताव रखा। सेंट्रल हॉल में मौजूद सांसदों ने मेज थपथपाकर इसकी सहमति दी।
पीएम मोदी ने कहा, पुराने सदन की गरिमा कभी कम नहीं होनी चाहिए। संविधान सदन के रूप में जाना जाए। विपक्षी सांसद पुराने संसद भवन से पैदल चलकर नए संसद भवन पहुंचे। इस दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया के सामने संविधान की एक प्रति दिखाई और फिर विपक्षी सांसदों ने नए संसद भवन में प्रवेश किया। संसद भवन के कर्मचारियों की आज से वर्दी भी बदल गई है। संसद भवन के कर्मचारियों के लिए खास ड्रेस डिजाइन की गई है, जिसे पहनकर सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी करते नजर आए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बीते 8 दिनों से चल रहा एनकाउंटर अब खत्म हो गया है। सुरक्षा बलों के मुताबिक मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी उजैर खान मारा गया, जिसकी पुष्टि जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजीपी विजय कुमार ने मीडिया से बातचीत में की। टोटल हम लोगों के 203 का खबर था, हो सकता है तीसरा डेड बॉडी भी कहीं मिले, इसलिए सर्च पूरा कंप्लीट हुआ। सर्च पूरा कंप्लीट है। अभी तक में उजैर खान एलईटी कमांडर का बॉडी मिल गया। मुठभेड़ के 8वें दिन एडीजीपी विजय कुमार और सेना की 15वीं कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई मुठभेड़ वाली एलईटी कमांडर उजैर मारा गया, उसका हथियार मिल गया, बॉडी भी रिट्रीव हो गया है। एक डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है, अभी रिट्रीव नहीं हो पाया है। सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। अभी हम लोग काफी एरिया को सर्च करना बाकी है। सुरक्षा बलों के मुताबिक जंगल में जगह जगह ग्रेनेड और जिंदा बम हो सकते हैं, इसलिए तलाशी अभियान जारी रहेगा। अनंतनाग के कोकेरनाग इलाके में ये मुठभेड़ 13 सितंबर को शुरू हुई थी, जब सुरक्षा बल कुछ आतंकवादियों की जानकारी मिलने के बाद गंडोल के जंगल पहुंचे थे। लेकिन वहां घात लगाकर बैठे आतंकियों ने छिपकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें 3 अफसर और 1 जवान शहीद हो गए थे। इस ऑपरेशन के बारे में कहें तो एक बहुत ही सूझबूझ के साथ किया गया ऑपरेशन था। पहले ही जब घात लगाकर हमला हुआ था, उसमें नुकसान सेना और पुलिस को जरूर हुआ था। एक कर्नल रैंक का ऑफिसर इसमें शहीद हुआ था, लेकिन उसके बाद जिस स्ट्रेटेजिकली इस ऑपरेशन को किया गया, उसको देखने वो निसंदेह देखने के लायक था। 13 सितंबर की शहादत के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों की घेरेबंदी बढ़ा दी और पूरी तैयारी के साथ उन पर धावा बोल दिया। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं, जिनमें आतंकी उजैर खान समेत 2 के शव मिलने की पुष्टि हो चुकी है। गंडोल का ऑपरेशन है, वो सर्च जो है वो कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन उन्होंने ये पुष्टि कर दी है कि उजैर खान जो है वो मारा गया है और साथ ही साथ एक और मिलिटेंट की बॉडी वहाँ दिखी है। बताया जा रहा है कि तीसरे आतंकी का भी शव जंगल में हो सकता है, जिसकी तलाश जारी है। इस एनकाउंटर को 1995 के बाद कश्मीर घाटी का सबसे लंबा ऑपरेशन बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों के मुताबिक घने जंगल और पहाड़ी रास्तों की वजह से आतंकवादियों तक पहुंचने में काफी दिक्कतें हुई, लेकिन आखिरकार सुरक्षा बलों ने 13 सितंबर को हुई जांबाज अफसरों और जवान की शहादत का इंतकाम ले लिया। पहले दिन ही एडीजीपी विजय कुमार ने यह स्पष्ट किया था कि उजैर खान इस हमले के पीछे है और पहले दिन से ही 7 दिन पहले से ही लगातार उसकी तलाश इन जंगलों में चल रही थी और आज इसमें सफलता मिली है। कल जो 4 बॉडी मिली थी, जला हुआ शव मिला था, उसकी आइडेंटिफिकेशन सुरक्षा बलों के मुताबिक उजैर खान के तौर पर हुई है। कोकेरनाग में चलाए गए इस ऑपरेशन को सबसे प्लान्ड ऑपरेशंस में एक बताया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन में आधुनिक हथियारों और तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया गया। आतंकियों का पता लगाने के लिए अत्याधुनिक हेक्साकॉप्टर ड्रोन की मदद ली गई, जो कि 10 किलोमीटर के दायरे में वीडियोग्राफी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर आतंकियों के ठिकानों को निशाना भी बना सकता है। जबकि उनको निशाना बनाने के लिए सबसे खतरनाक माने जाने वाले हेरॉन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। इस ऑपरेशन में 19 राष्ट्रीय राइफल और 34 राष्ट्रीय राइफल के स्पेशल कमांडो भी शामिल थे। साथ ही पहाड़ों पर युद्ध लड़ने में माहिर हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के जवान भी मोर्चे पर तैनात रहे। आतंकियों को घेर कर खत्म करने के लिए अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर और हैवी मशीन गन का इस्तेमाल किया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शहीद जवान प्रदीप सिंह को आज श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सेना के मुख्यालय में शहीद जवान प्रदीप सिंह को पुष्प अर्पित किए और उनकी बहादुरी पर गर्व जताया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ तिरंगे में लिपटा प्रदीप सिंह का पार्थिव शरीर पंजाब के पटियाला भेज दिया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। किराए का मकान, किराए की दुकान और भी बहुत है कुछ जो किराए पर मिलता है, लेकिन केरल में अब पुलिस और पुलिस स्टेशन तक किराए पर मिल सकता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने केरल सरकार के एक फैसले के हवाले से रिपोर्ट दी है कि एक दिन के 610 रुपए देकर आप एक
सिविल पुलिस अफसर को किराए पर ले सकते हैं। सीओ यानी सर्कल इंस्पेक्टर रैंक का अफसर किराए पर रखने के लिए आपको 3035 रुपए से लेकर 3340 रुपए तक देने होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि एक पुलिस डॉग आपकी सुरक्षा में तैनात रहे तो आपको एक दिन के 7280 रुपए चुकाने होंगे। यही नहीं, पुलिस टीम जिन वायरलेस उपकरणों का इस्तेमाल करती है उन्हें 12130 रुपए रोजाना के किराए पर लिया जा सकता है। ये सब तो कुछ नहीं है, आप एक दिन के लिए पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन भी किराए पर ले सकते हैं। इसके लिए आपको 12000 रुपए देने होंगे। यानी कुल मिलाकर एक दिन के 34,000 रुपए खर्च करने पर आप ये सारी सुरक्षा सुविधाएं किराए पर ले सकते हैं। तनावपूर्ण आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए ये कोई नया पैंतरा नहीं है, बल्कि ये केरल की एक पुरानी स्कीम है जो नए रेट कार्ड के साथ सरकार ने खुद जारी की है। हालांकि इस स्कीम की खूब आलोचना भी हो रही है। लोगों का कहना है कि इससे अपराधियों में पुलिस का डर और उनके लिए सम्मान दोनों कम हो जाएगा। वहीं वायरलेस सेट और बंदूकधारी पुलिस के किराए पर मिलने से उनके गलत इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ गया है। नूह हिंसा के आरोपी कांग्रेस विधायक मामन खान को जेल भेज दिया गया। 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में हुई हिंसा मामले में मामन खान को दोषी पाया गया है। तकरीबन 20 मिनट तक हुई बहस के बाद नूह सीजेएम कोर्ट ने मामन खान को 14 दिनों तक जेल में रखने का आदेश सुनाया। कांग्रेस विधायक मामन खान 14 दिनों तक नूह जेल में बंद रहेंगे। राजस्थान के सांवलिया सेठ मंदिर में सितंबर महीने में भक्तों ने दिल खोलकर दान किया। मंदिर में 10 करोड़ 76 लाख रुपए का चढ़ावा आया, जबकि 88 ग्राम सोना और 12 किलो 100 ग्राम चांदी भी चढ़ाई गई है। यूपी के रायबरेली में मेडिकल स्टोर संचालक से इलाज कराना भारी पड़ गया। आरोप है कि मेडिकल स्टोर संचालक ने बच्चे को गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के सागर में बेटे ने पिता से साइकिल की जिद की तो पिता ने उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पिता ने अपने बेटे की गर्दन पर कुल्हाड़ी से कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। पंजाब के पठानकोट में सोमवार शाम को बंदरों के हमले से डरे एक शख्स ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। अधीर ने कहा कि उन्हें आज जो नया संविधान दिया गया उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द नहीं है। इन दो शब्दों का जिक्र न होना चिंता की बात है। सरकार के इरादों में खोट है। बड़ी चालाकी के साथ इन दो शब्दों को हटाया गया है। मैं सदन में इस मुद्दे को उठाऊंगा। तो नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन ने संविधान को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया। हमें जो नया संविधान दिए गए, जिस संविधान को हाथ में लेकर अंदर घुसे, उस संविधान को प्रियम्बल में सेकुलर सोशलिस्ट ये शब्द नहीं है। आज की तारीख में अगर कोई संविधान हमें दे, उसमें अगर सोशलिस्ट और सेकुलर दो शब्दों की जिक्र ना रहे तो ये बड़े दुश्चिंता की बात है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा और भारत में ठन गई है। कनाडा ने आरोप लगाया है कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ हो सकता है, जिसकी जांच कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। भारतीय एजेंसियों पर निज्जर की हत्या का ये आरोप प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में दिए अपने बयान में लगाया। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. वहीं कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि अगर आरोप सच साबित हुए तो ये दोनों देशों के बुनियादी नियम का बड़ा उल्लंघन होगा। We will protect Canada's sovereignty. I've conveyed these principles to my Indian counterparts, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. बताया जा रहा है कि कनाडा ने जिस भारतीय राजनयिक को निकाला वो कनाडा में भारतीय इंटेलिजेंस के प्रमुख थे। कनाडा के इन आरोपों पर भारत ने भी करारा जवाब दिया और पलटवार करते हुए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब भी किया।
जिसके बाद कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैके साउथ ब्लॉक स्थित विदेश मंत्रालय के मुख्यालय पहुंचे, जहां भारत ने अपना विरोध जताते हुए साफ कर दिया कि कनाडा सरकार का लिया गया फैसला भारत के आंतरिक मामलों में दखल है। इसके साथ ही भारतीय राजनयिक को निकाले जाने के मामले में भारत ने भी कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को निकाल दिया और अगले 5 दिनों के भीतर देश छोड़ने को कहा। विदेश मंत्रालय से मिली इस लताड़ के बाद जब कैमरून मैके बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और गुस्से में गाड़ी का दरवाजा बंद करके वहां से निकल गए। You got called the External Affairs Minister. Sir, you meet the sir. इसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने खालिस्तानी चरमपंथ के मामले में कनाडा को अपने गिरेबा में झांकने की नसीहत भी दी। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कनाडा सरकार के लगाए गए आरोपों पर एक बयान भी जारी किया गया, जिसमें सभी आरोपों को खालिस्तानी आतंकवाद और चरमपंथ से ध्यान हटाने की कोशिश बताया गया। साथ ही इस बात की जानकारी भी दी गई कि जब G20 समिट के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री भारत आए थे, उस समय भी पीएम मोदी के सामने उन्होंने इस बात को रखा था जिसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को निराधार और खालिस्तानी आतंकवादियों से ध्यान हटाने की कोशिश बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने संसद के भीतर कनाडा के प्रधानमंत्री के बयान और वहां के विदेश मंत्री के बयान को देखा है। हम इस बयान को खारिज करते हैं। कनाडा में हिंसा की किसी भी घटना में भारत सरकार के शामिल होने के आरोप बेतुके और प्रेरित हैं। ऐसे बेबुनियाद आरोपों के जरिए उस खालिस्तानी आतंकवाद और चरमपंथ से ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है जिसे कनाडा में पनाह मिली हुई है और जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है। हम इस मामले को भारत सरकार से जोड़ने की कोशिश को खारिज करते हैं। हम कनाडा की सरकार से आग्रह करते हैं कि वो तुरंत कार्रवाई करे और अपनी जमीन पर भारत विरोधी गतिविधियों पर प्रभावी कानूनी कार्रवाई करे। सूत्रों के मुताबिक कनाडा के जिस वरिष्ठ राजनयिक को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है, उनका नाम ओलिवर सिल्वेस्टर बताया जा रहा है, जो CSIS यानी कनाडा सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के भारत में स्टेशन चीफ के पद पर है। और भारत ने ये फैसला कनाडा के एक्शन के बाद लिया, जिसमें भारतीय राजनयिक पवन कुमार राय को कनाडा ने ये कहते हुए देश छोड़ने का आदेश दिया कि वो रॉ के अधिकारी हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत ने कनाडा पर अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए भारतीय राजनयिक पवन राय का नाम मीडिया में लीक करने का भी आरोप लगाया। सूत्रों के मुताबिक इस पर कनाडा के उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय ने बुलाकर नाराजगी जाहिर की और यही वजह रही कि जब कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैके विदेश मंत्रालय से बाहर निकले तो वो झुंझलाए हुए नजर आए। KTF यानी खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून को कनाडा के एक गुरुद्वारे के बाहर हत्या कर दी गई थी। निज्जर भारतीय एजेंसियों की मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल था। बड़ी बात यह है कि भारत के कई वांटेड खालिस्तानी आतंकी कनाडा में रहते हैं। ट्रूडो के भारत विरोधी रुख की वजह से कनाडा में सिखों की एक बड़ी आबादी को भी माना जा रहा है। माना यह जा रहा है कि अपनी लोकप्रियता का ग्राफ सुधारने के लिए ट्रूडो ने यह सियासी कदम उठाया। कनाडा की एंगस रीड एजेंसी के मुताबिक कनाडा के लगभग सभी इलाकों में ट्रूडो की लिबरल पार्टी विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी से पीछे चल रही है और अपनी सरकार को बचाने के लिए ट्रूडो ने जानबूझकर निज्जर हत्या को भारतीय एजेंसियों से लिंक किया, जिससे कनाडा में खालिस्तान समर्थित दलों का उन्हें समर्थन मिल सके। सूत्रों के मुताबिक भारतीय राजनयिक को वापस भेजने के पीछे भी खालिस्तान समर्थित पार्टी का ही दबाव था, क्योंकि कनाडा में भारतीय मूल की करीब 18 लाख की आबादी में सिखों की संख्या ज्यादा है और ट्रूडो का ये वोट बैंक माना जाता है, जिनकी वहां 12 सीटों पर मजबूत पकड़ है। कनाडा की 238 सीटों की संसद में 12 सीटें सत्ता का समीकरण बना या बिगाड़ सकती हैं। लिहाजा इस वोट बैंक को ट्रूडो किसी भी हालत में नाराज नहीं करना चाहते। Z News।